गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास के चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अपनी लास्ट लेक्चर के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हुआ था। एक कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि इसके बाद में कौन सा वीडियो देखना है, नेक्स्ट क्या है, कौन सा पार्ट है। तो आपसे अगर आपको सीक्वेंस का नहीं पता चल रहा है तो आप डेट के हिसाब से वीडियो डाले हुए हैं। जो भी नेक्स्ट डेट आती है आपने, जैसे लाइक आज मान लो कि 20 जुलाई का देखा है, तो नेक्स्ट आप 21, 22 इस तरीके से देखते जाएं। तो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस मैंने डाल रखे उनको। देखते हुए उनको एक फोल्डर वाइज अरेंज कर देंगे, लेकिन उसमें मैटर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अरेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में देखो नील्स बोर मॉडल डेवलपिंग कुछ एसेसरीज हम पढ़ रहे थे, जिसमें ड्वेल नेचर ऑफ लाइट आया था। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रिपेयर्ड ए थीम ऑफ ड्वेल नेचर फॉर लाइट। अकॉर्डिंग टू द ड्वेल नेचर ऑफ लाइट, in some cases light behaves just as particles and remaining in that behaves as wave. For the wave nature we can read refraction, deflection, refraction indices some. और फॉर द पार्टिकल नेचर वी हैव टू रीड द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए हमने कल ये देखा था, एक आइडेंटिकल सब्सटेंस जिसकी एब्जॉर्बिटी और इमिशन पावर दोनों क्या होती है, 1 होती है। मतलब जब लाइट सोर्स को अपन स्टार्ट रखें, देन कंप्लीट पोर्शन को क्या करें, एब्जॉर्ब करें। जैसे ही लाइट पोर्शन को हम स्टॉप करें, इट इमिट द ऑल रेडिएशंस। ये आइडेंटिकल सब्सटेंस होता है। नेचर में ऐसा कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन सब्सटेंस नहीं होती है, ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ब्लैक बॉडी के लिए अपने एक लास्ट में एक रिलेशन देखा था। अकॉर्डिंग टू दिस ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए रिलेशन देखा था ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब ये होता है कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने से क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। इंटेंसिटी का क्या होता है, इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो फ्रिक्वेंसी होती है वो टेम्परेचर के साथ में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, इसकी एनर्जी जो होती है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यानी हाई टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, लो टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन कम होता है। कॉमन सी बात है। आज की अपनी क्लास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। गौर से देखना क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो लोकल लैंग्वेज में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो ये बोल सकते हैं, जैसे थाली प्लेट वगैरह होती है, उसको अगर आप धूप में रखते हो तो वो चमकने लग जाती है। यही क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जो साइन या जो चमक आती है वो किसकी वजह से आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यानी मेटल सरफेस से जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी वजह से आती है। बुक में कैसे लिखेंगे इसको, व्हेन एनी लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, कि जब भी किसी मेटल सरफेस के ऊपर सुटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक करेंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि जब भी किसी लाइट सोर्स की प्रेजेंस के अंदर किसी भी मेटल को अगर हम रखते हैं तो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटो इलेक्ट्रॉन। कि ये फिनोमिना क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इजेक्टेड, उनको अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखिए एक बार, ये कोई मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से हम ये क्या कर रहे हैं, इस पर लाइट इजेक्ट कर रहे हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, लाइट सोर्स से आ रही है, मेटल सरफेस पे गिर रही है। जैसे ही मेटल सरफेस से गिर रही है, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमने नॉकआउट होते हुए दिखाए हैं। इसका मतलब ये होता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि किसी भी मेटल सरफेस पे जैसे ही इंसिडेंट लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट के गिरते ही उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपको ध्यान में रखनी है। देखो, जैसे ही आपने किसी मेटल सरफेस को रखा, जैसे थाली प्लेट वगैरह है उसको, तो ऐसा नहीं होता कि जब रखा उसके थोड़ी देर बाद में शाइनिंग आना शुरू हुई है, उसके बाद में रुकी है, फिर शाइनिंग नहीं। जैसे ही उसको आप लाइट के प्रेजेंस में लेकर के जाते हो, धूप में लेकर के जाते हो, वो शाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो पहली बात है, देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन।
कि मेटल सरफेस पे लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन्स के निकलने, इन दोनों के बीच में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। जैसे ही लाइट इस पे गिरेगी, गिरते ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा। पहली कॉन्सेप्ट समझ आई। देयर इज़ नो टाइम गैप बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉन इजेक्शन, कि किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट गिरने में और इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। सेकेंड, फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन सुटेबल फ्रिक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन के लिए एक डेफिनेट फ्रिक्वेंसी की लाइट का होना ज़रूरी होता है। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई रिपीट द वर्ड्स, आपको डेफिनेशन ये लिखनी है जो मैं बोल रही हूँ। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, डिनोटेड बाय न्यू ज़ीरो, कि वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है उसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, डिनोटेड बाय म्यू नॉट। ठीक है, इससे कम अगर फ्रिक्वेंसी होती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं होगा। ठीक है, तो मिनिमम फ्रिक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट। नेक्स्ट है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। The kinetic energy of electron is directly proportional to the frequency of incident radiation and it is independent to intensity। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है एनर्जी का और इंटेंसिटी का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। एनर्जी का जो भी रिलेशन होता है वो फ्रिक्वेंसी के साथ होता है। तो हमने लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, कि किसी भी, जैसे इसके लिए अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो इसको ये बोल सकते हो, जैसे मेटल सरफेस, लाइट आई, गिरी, गिरते ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितना फास्टली जाएगा वो डिपेंड करेगा कि कितनी फास्ट लाइट आई थी। लाइट जितनी फास्ट होगी उतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी जितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी, या फिर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली लाइट अगर आप उस पर स्ट्राइक करते हो तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन उतने ही फास्ट निकलेंगे। जाहिर सी बात है, धूप अगर बहुत तेज़ है तो चमक बहुत तेज़ होगी, कॉमन सी बात है। धूप तेज़ है तो चमक भी तेज़ होगी। चमक किससे रिलेटेड होती है, एनर्जी से रिलेटेड होती है। धूप किससे रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, एनर्जी उतनी ज़्यादा। रिलेशन को प्रोपोर्शनल को इक्वल में करोगे, ई इक्वल से एच नहीं हो जाएगा, दैट्स नॉट मैटर। ध्यान रखना है ई प्रोपोर्शनल टू न्यू। फिर हमने कहा है कि ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यू इक्वल्स न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या मतलब है इसका, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने डाली है उस फ्रीक्वेंसी की लाइट डालने से म्यू नॉट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए ये खर्च हो जाएगी। कितने में से म्यू नॉट खर्च हो जाएगी। प्लस अगर कोई म्यू नॉट के अलावा कुछ भी बचेगा तो वो किसकी फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। ठीक है, म्यू फ्रीक्वेंसी की डाली है, म्यू तो इसमें से म्यू नॉट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर म्यू की वैल्यू म्यू नॉट के बराबर है तो सरफेस से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो जाएगा नहीं। अगर म्यू नॉट की वैल्यू थोड़ी सी भी ज़्यादा है तो निकल के इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो किसकी फॉर्म में, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो मूवमेंट शो करेगा। तो म्यू जितना ज़्यादा होगा, म्यू नॉट तो डेफिनेट है, खर्च होना ही है, तो म्यू जितना ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे मान लो कि आपने 3 रुपये दिए, म्यू नॉट की वैल्यू 2 रुपये है, तो 3 में से 2 तो खर्च हो जाएंगे, बचा कितना, 1 रुपये। अगर आपने 2 ही दिए तो वो खर्च हो जाएंगे, वो वहीं का वहीं रहेगा। अगर आपने 10 रुपये दिए तो इनमें से हर बार कम तो कितना होना है, 2 ही। बची हुई वैल्यू किसकी फॉर्म में रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए रिलेशन बोला है कि म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी ज़्यादा होगी तो इसको निकाला है, इसको इस तरफ शिफ्ट किया, म्यू माइनस म्यू नॉट। तो म्यू और म्यू नॉट का डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, 12mv² इक्वल्स म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है,
तो इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए कि ई प्रोपोर्शनल न्यू होता है, इसलिए ये दिया था म्यू इक्वल्स म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थीम थी। ठीक है, अब देखो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स म्यू माइनस म्यू नॉट तक का। ठीक है, आगे देखो, अब इस थीम को एक्सप्लेन करने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स म्यू माइनस म्यू नॉट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये तो डेफिनेट है, जितनी वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसको मीन्स ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये है कि जितनी फ्रिक्वेंसी की लाइट आएगी इलेक्ट्रॉन्स उतना ही फास्ट जाएगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन नॉकआउट फास्टली। कि जितनी फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स की फ्रिक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड उतनी ही बढ़ती जाएगी। दूसरी बात, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट द नंबर ऑफ नॉकिंग आउट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। कि अगर इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। दो रिलेशन याद रखने हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है ना। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हो तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, पहला रिलेशन। दूसरी, इंटेंसिटी अगर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, उनकी स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ग्राफ के हिसाब से देखो, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करिए तो काइनेटिक एनर्जी उसी रेशियो के अंदर इंक्रीज होती जा रही है, और अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब इंटेंसिटी का काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नंबर ऑफ नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट देखो, प्लांक क्वांटम थ्योरी है। प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहेगी? प्लांक क्वांटम थ्योरी का पहले भी जिक्र आ चुका है। प्लांक ने 1901 के अंदर एक थ्योरी प्रपोज करी थी। अकॉर्डिंग टू प्लांक इट टेल्स अस अबाउट द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इमिशन ऑफ लाइट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। प्लांक ने सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर जब ये वेव नेचर को डिफाइन किया गया था, तो वेव नेचर के अकॉर्डिंग लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टार्टिंग के अंदर यही थीम थी कि लाइट जो होती है वो एक वेव नेचर की होती है, जिसका एनर्जी प्रोडक्शन होता है वो रेगुलर होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। बट आफ्टर दैट प्लांक प्रपोज द पार्टिकल नेचर ऑफ अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी द इमिशन ऑफ लाइट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। स्टार्टिंग में जो थीम थी वो थी कि लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच अकर्स इन ए कंटिन्यूअस सिस्टम। कि लाइट जो एनर्जी होती है उसको लगातार सिस्टम के अंदर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। बट प्लांक के अकॉर्डिंग जो थीम थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि लाइट इमिशन जो होती है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं होकर के एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, in form of small packets that are called quanta or photon। कि एनर्जी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स दैट आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। कि एनर्जी का जो एक्सचेंज होता है जिन स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म के अंदर होता है उसको हम क्वांटा या फिर फोटोन बोलते हैं। ये क्वांटा या फोटोन जो होते हैं वो स्मॉलेस्ट डिजिट होती है, स्मॉलेस्ट अमाउंट के पैकेट्स होते हैं किसके, लाइट के। ईच क्वांटा एंड फोटोन कंसिस्ट द डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। की हर एक क्वांटा या फोटोन होता है उसकी एक डेफिनेट अमाउंट होती है एनर्जी की, उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसकी अमाउंट हमेशा फिक्स होती है क्वांटा या फिर फोटोन की। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द क्वांटा इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट। फर्स्ट रिलेशन क्या था? प्लांक थ्योरी का जो फर्स्ट कंसेप्ट था वो था अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी द इमिशन ऑफ लाइट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, इट occurs in the form of small packets that are known as quanta and photon। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएट विद द क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी। इसका रिलेशन था ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई इक्वल्स होता है एच न्यू। आज इसको देखेंगे। एच क्या है? एक प्लांक कांस्टेंट है। एच की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। या फिर इसकी अगर किलो जूल के अंदर लेना चाहो, किलो जूल पर मोल में लेंगे तो इसको क्या करते हैं अपन,
2.18 से डिवाइड करते हैं, देन इसकी कितनी आ जाएगी 2.18 इंटू 10⁻18 से डिवाइड करते हैं, देन कितनी आएगी 3.99 इंटू 10⁻13 किलो जूल सेकेंड पर मोल, या किलो जूल पर मोल सेकेंड, ठीक है ना। जूल का किस में आ गया, किलो जूल पर मोल के अंदर आ गई है। पर आपको याद क्या रखनी है, पहले जूल सेकंड वाली रखनी है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आप लोगों की चलती है। 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। E इक्वल्स एच न्यू, ये रिलेशन सब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है सबके लिए वैलिड होता है। द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, n पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनको ऐड कर दो, E इक्वल्स हो जाएगा NH न्यू, ठीक है। बट वी नो दैट न्यू इक्वल्स होता है C अपॉन लैम्डा, देन N इक्वल्स E इक्वल्स हो गया NHC अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, NHC अपॉन लैम्डा। तो प्लांक के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट यही था, टोटल रेडिएशन है तो NH न्यू, एक है तो E इक्वल्स H न्यू। E इक्वल्स एच न्यू क्वांटा या फोटोन की एनर्जी है। क्वांटा या फोटोन क्या है, द स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसकी फॉर्म के अंदर एनर्जी का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट हैव फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइट हैव द फ्रीक्वेंसी। देखो आपको फ्रीक्वेंसी दी है और ई पूछना चाह रहे हैं, दिया क्या है न्यू, फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, न्यू से, और पूछना क्या चाह रहा है, ई से। तो आपको सबसे पहले तो माइंड में एक बात क्लिक करनी चाहिए, ई और न्यू के बीच में क्या रिलेशन है। तो आपने देखा ई इक्वल्स होता है एच न्यू, ठीक है, ई इक्वल्स होता है एच न्यू। साथ में आप लोगों को एच की वैल्यू दे रखी है, तो आपने लिखा है ई इक्वल्स एच न्यू। एच की वैल्यू रखी है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, तो आपने रखा है 3 इंटू 10⁻15 इनवर्स। यहाँ तो है जूल सेकेंड, यहाँ है सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कट गया, बचा क्या है जूल। बाकी आप कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए 3 को इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब पावर इनकी देखोगे तो पावर कितनी आएंगी, प्लस के 15, 34 में से कट गए, पीछे कितना बचा, ठीक है। ये बचा है 19 डिजिट, डेसिमल पॉइंट को एक आगे बढ़ाया, अगर जितना आ रहा है उतनी पावर में रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो 19.9 आ जाएगा, ठीक है ना। 6 3 18 होता है, तो 18 पॉइंट कुछ या 19 पॉइंट कुछ आया आपका, टोटल कैलकुलेशन किया उसे, तो 19 पॉइंट कुछ रखते हो तो 10⁻−19 आ जाएगा। पॉइंट आगे पीछे करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही कैलकुलेशन में अपन को कोई डाउट नहीं है, जो भी आपका आता है उसी को रख लें आप। एक क्वेश्चन और देखें, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया ब्रॉडकास्ट एट 1368 1368 है किलो हर्ज। यहाँ पे एक बात क्लिक करनी चाहिए दिमाग में, हर्ज किसको बोलते हैं, सेकंड इनवर्स को बोलते हैं। किसी भी चीज़ के साथ किलो लगता है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई है वो, है ना। किलो हर्ज है, किलो हर्ज को आप हर्ज में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितना कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हर्ज में आ जाएगी। और हर्ज किसको बोलते हैं अपन, सेकंड इनवर्स को बोलते हैं। इतनी बात समझ आई। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ EMR। अब देखो क्या दे दिया और क्या पूछे, हर्ज ये सब होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब है उसने आपको क्या दिया है, न्यू दे दिया है, ठीक है। आपको न्यू और सी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो आपको इतना ये पता होना चाहिए कि लैम्डा और न्यू के बीच में, लैम्डा किसको बोलते हैं वेवलेंथ को, न्यू किसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी को, क्या रिलेशन होता है। तो न्यू इक्वल्स होता है सी अपॉन लैम्डा, न्यू इक्वल्स सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू आपको पता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अब आपको न्यू है, न्यू की वैल्यू आप रखोगे तो ये किस में है, सेकेंड इन्वर्स में ना। तो इस किलो हर्ज को पहले हर्ज में कन्वर्ट करो, तो किलो को हटाने के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो हर्ज जो हर्ज होता है उसी को आप क्या बोलते हो, सेकेंड इन्वर्स, ताकि ऊपर वाली यूनिट और नीचे वाली यूनिट सेम हो जाए तो कट सके आपस में। तो अपने 1368 को मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻3 से। इतनी बात समझ में आई कि इसको क्यों मल्टीप्लाई किया, किलो हर्ज को हर्ज में बदलने के लिए। हर्ज ही क्या होती है, सेकंड इन्वर्स होती है। सेकंड इन्वर्स से सेकंड इन्वर्स कैंसिल आउट हो गया, पीछे की जो डिजिट बची है उसको आपने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, देन आपके पास में यूनिट किस में बचेगी, मीटर में, क्योंकि सेकंड इन्वर्स तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो आपका लैम्डा किस में आ गया, 219.3 मीटर, ठीक है। यहाँ तक ये जो था, इसके अंदर अपने क्या देखा है, टोटल जो रिलेशंस हैं उसकी बेसिस पे है
आज के जो क्लास है उसके साथ में मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं जिनको सोल्यूशन के साथ दे रखा है। तो आप क्या करेंगे, उस एक न्यूमेरिकल और है इसके अंदर, देखो मैंने आपको इतना ही दिया न्यूमेरिकल, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, वहीं से मैंने उठाया है। इसको आप करने की कोशिश करेंगे, इसका होमवर्क रहेगा आपका। अगर आपसे नहीं हो पाए देन मैं इसको कल एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।